आज मैं आपको इंटीरियर स्पेसिफिकेशन एंड क्वांटिटी एस्टिमेशन इंटीरियर डेकोरेशन के थर्ड ईयर के एक सब्जेक्ट के यूनिट 4 प्रोफेशनल प्रैक्टिस के नोट्स बताने वाली हूँ। द वेज ऑफ प्रैक्टिस। पढ़ाई ख़त्म होने के पश्चात अधिकतर लोग केवल 2 ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं, नौकरी या प्राइवेट प्रैक्टिस, परंतु इसके अलावा भी और कई विकल्प हैं। जैसे किसी स्थापित फर्म को ज्वाइन करना। स्थापित फर्म को अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है तथा आपको अनुभव के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। यह एक चक्र है। बड़े नामों की तरफ आकर्षित होना लाजमी है। सभी लोग बड़ी व नामी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, जिससे प्रतियोगिता कठिन हो जाती है, परंतु आप हार ना मानें। यदि आप औरों से हटकर हैं तो आप पर विचार किया जा सकता है। आपको भी जिम्मेदारी वाला काम किसी भी कंपनी में मिल सकता है। यदि आप उतने आउटस्टैंडिंग नहीं हैं परंतु बहुत उत्साही हैं तो आपको अप्रेंटिस के तौर पर भी रखा जा सकता है। आप एक स्थापित फर्म को अप्रोच करके और उसके एडवर्टाइजमेंट निकलने पर वैकेंसी होने की स्थिति में भी कर सकते हैं या फिर आप उनसे मिलकर वैकेंसी क्रिएट कराने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहला विकल्प कम ही होता है, तो दूसरा विकल्प ही ठीक रहता है। स्थापित फर्म को ढूंढना। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी फर्म है? यह काफ़ी आसान है। आपने पढ़ाई के वर्षों में अपने कुछ नाम सुने होंगे, आपके लेक्चरर्स व साथियों के द्वारा, या कुछ आप स्वयं को जानते होंगे, या कभी स्पेशल लेक्चरर्स के लिए बुलाए गए लोग होंगे। अपने लेक्चरर्स से पूछें तथा आर्किटेक्ट्स व इंटीरियर डिज़ाइनर्स की डायरेक्टरी भी आपकी मदद कर सकती है। स्थापित डिज़ाइनर से मिलना अपने प्रोफाइल के साथ में ऑफिस जाकर टॉप ऑफिसर से मिलना अक्लमंदी वाला कदम होगा। यदि आप टॉप ऑफिसर से किसी कारण से नहीं मिल सकते हैं तो आप नीचे वालों से ना मिलें, बल्कि मेन पर्सन से अपॉइंटमेंट ले लें। आपके लेक्चरर का कोई क्लासमेट भी हो सकता है जिससे वो अब भी कांटेक्ट में हो। उसे एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेकर भी आप जा सकते हैं। स्थापित फर्म में काम करने के लाभ एवं हानि हैं। किसी स्थापित कंसर्न को ज्वाइन करने पर आपको शुरू में अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी यदि आप अप्रेंटिस हैं। इसके अलावा आपको जिम्मेदारी भी कम ही मिलेगी। आपको मेहनत से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे आपके आलसी होने की पूरी गुंजाइश है। इसके अलावा स्थापित फर्म में कई विभाग होते हैं तथा आपको किसी एक विभाग में कार्य का अनुभव होगा जिसमें आप काम करेंगे। परंतु आपका नियमित जॉब 9 to 5 बजे का होगा, जिससे आपको सेमिनार, प्रदर्शनियों, शोरूम में जाने का मौका मिलेगा तथा लाइब्रेरी व घर में पढ़ने के लिए लिखने के लिए भी कुछ मौका मिलेगा। छोटी फर्म को ज्वाइन करना। एक छोटी फर्म प्रोप्राइटर कम कंसर्न होती है जिस पर प्रोप्राइटर का पूरा वर्चस्व रहता है। कुछ केसेस में आर्किटेक्ट्स या इंटीरियर डिज़ाइनर्स के अलावा भी एम्प्लॉय को ठीक ठीक स्केल की सैलरी पर रखा जाता है। ऐसी किसी भी फर्म को ज्वाइन करने में नुकसान नहीं है, बल्कि यहाँ काम करने का एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सकता है, चाहे पैसा आपको ज़्यादा ना मिले। छोटी फर्म को ज्वाइन करने के लाभ। छोटी फर्म में कभी न कभी आपको अपने प्रोफेशन से जुड़े सभी प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। पियोन से लेकर डिज़ाइनर तक व बॉस के भी सारे कार्य आपसे करने होते हैं। इससे आपको बड़ा कीमती अनुभव होगा। जब आप पर जिम्मेदारी आएगी तो आप अधिक मेहनत करेंगे और एक पैर पर खड़े रहकर भी कार्य करेंगे। यदि आपका बॉस अच्छा है तो वो आपको टीचर की तरह गाइड करेगा तथा प्रोफेशन की बारीकियां सिखाएगा, जैसे लोगों से पहचान, समय की नज़ाकत,
ऑफिस व बिजनेस चलाने का तरीका तथा किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने की समझ। कार्य को करते समय आप अनेक भावी क्लाइंट से मिलेंगे। आप विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर्स, मटेरियल्स, सर्विसेज, लेबर सप्लायर्स व अनेक कंसल्टेंट से भी मिलेंगे तथा किसी किसी से आपके अच्छे संबंध बन जाएंगे जो आपको भविष्य में मदद करेंगे या आपके आगे चलकर काम आएंगे। इसीलिए कुछ वर्षों तक छोटी फर्म में काम करना सफल भविष्य के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए उत्तम रहता है। वहाँ पर किए गए कार्यकाल को याद रखना चाहिए। किसी शोरूम को ज्वाइन करना। आजकल आंतरिक सज्जा हवा में है तथा इस प्रथा को चलाने के लिए शोरूम्स बढ़ते जा रहे हैं। शोरूम में वही बेचा जाता है जो उनके पास है, अतः आपको अवेलेबल फर्नीचर तथा एसेसरीज़ के अनुसार अपना अपना कॉन्सेप्ट बनाकर बेचना है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार लगाम के अनुसार घोड़ा गाड़ी खरीदी जाए। शोरूम में काम करने के लाभ एवं हानियाँ। शोरूम की कार्यप्रणाली अत्यधिक प्रैक्टिकल होती है, जिसका अर्थ है बिजनेस। अतः आपको बॉस व क्लाइंट दोनों को खुश करना होता है, जिसके कारण आपको मैन्युफैक्चरर यानी एक अच्छे शोरूम बन जाते हैं। आपने जो कुछ सामने पढ़ाई के दौरान देखे होते हैं वे सब गायब हो जाते हैं, परंतु इससे आपका दिल नहीं दुखना चाहिए। किसी शोरूम में जॉब करने से पहले उसके मालिक व पार्टनर के बारे में पता लगा लें और यह भी पता करें कि किस प्रकार के क्लाइंट शोरूम में ज़्यादा आते हैं। अगर टेस्ट वाले और अच्छे एटीट्यूड वाले क्लाइंट्स आते हों तो वहाँ काम करना सार्थक होगा, जिससे हो सकता है कि आपको अवेलेबल अनुभव प्राप्त हो। फ्रीलांस वर्क। यह मॉडेस्ट और एडवेंचरस डिज़ाइनर्स के लिए है। इसमें अनगणित संभावना है जो केवल डिज़ाइनर्स के प्रयासों से ही कर सकते हैं या लिमिट होती है। यदि आपके स्पाउस भी डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट हैं और यदि आपके पास एक आरामदायक घर में टेलीफोन सुविधा है तो आपके आसपास आइडियाज़ वर्किंग परिस्थितियां हैं और ऐसे अनेक डिज़ाइनर्स हैं जो इस प्रकार प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप किसी इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए, आर्किटेक्ट्स फर्म के लिए, इंटीरियर डिज़ाइनर फर्म के लिए, शोरूम या कॉन्ट्रैक्टर के लिए फ्रीलांस काम कर सकते हैं। फ्रीलांस काम करने के लाभ एवं हानियाँ। फ्रीलांस कार्य डिज़ाइनर को डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, क्वालिटी एस्टीमेट, वर्किंग ड्राइंग्स और क्लाइंट डीलिंग में बहुत अच्छा अनुभव देता है। हालांकि इससे एग्जीक्यूशन का अनुभव नहीं हो पाता है। फ्रीलांसिंग बहुत कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस की तरह ही है, जिसमें ग्लैमरस नहीं है परंतु बहुत से फ्रीलांसर्स अच्छे प्राइवेट प्रोफेशनल्स भी बने हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस। हालांकि पूरा ही चैप्टर इसी पर है, लेकिन इस पर कुछ बिंदु देना सही है। संघर्ष, धैर्य, कठिन कार्य सब कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस का ही जीवन है, लेकिन अंत में इसका फल बहुत मीठा हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत ही जान पहचान होनी चाहिए। पार्टनरशिप। किसी डिज़ाइनर या नॉन डिज़ाइनर के साथ साझेदारी करना दूसरी सबसे अच्छी जुड़ने की प्रक्रिया है। जब अनेक लोग आपके रिसोर्सेज को, यदि प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही है तो कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस में भाग लें। जर्नल्स लिखें या क्लब मीटिंग्स व टीवी डिस्कशंस में भी भाग ले सकते हैं।
नॉन डिज़ाइनर पार्टनर्स के लाभ। कई बार नॉन डिज़ाइनर पार्टनर्स होना भी अच्छा रहता है। वो आपके लिए काम ला सकता है, कॉन्टैक्ट्स बना सकता है जो ऑफिस व्यवस्था में मदद करता है और आपके पास काम में दखलंदाजी नहीं करता। इससे भी अच्छा स्लीपिंग पार्टनर होना रहता है जो आपको फाइनेंस करे और प्रॉफिट शेयर करे, परंतु आपके ऑफिस के मुद्दों में इंटरफेयर नहीं करे। सहयोग व विश्वास इसके प्रमुख औजार है और एक सफल समझदार साझेदार बनने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी स्टेप लेने से पहले एक दूसरे की सलाह कर लें। एसोसिएटशिप शायद यह सबसे अच्छा तरीका है और इसलिए सबसे अधिक प्रचलित भी है। 5-6 लोग एक ही प्रोफेशन वाले साथ मिलकर एसोसिएट्सशिप बनाते हैं। ये सभी अपने संसाधनों को मिलाकर एक ऑफिस या तो खरीदते हैं या किराए पर या किश्तों पर लेते हैं। वे साथ मिलकर काम करते हैं तथा कर सकते हैं एवं जो काम लेकर आता है उसे अधिक फीस देते हैं। कोई भी एसोसिएट इंडिविजुअली भी प्रोजेक्ट ले सकता है और उस पर कार्य के लिए वह अपनी स्टेशनरी आदि का इस्तेमाल करेगा, न कि एसोसिएटशिप वाली। जो भी खर्चे होते हैं वे सब मिलकर बराबर बांटे जाते हैं। एसोसिएटशिप के लाभ। इस प्रकार की प्रैक्टिस काम शुरू करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल रहती है। सबसे ज़्यादा डिज़ाइनिंग रेंज या काम मिलता है। टीम का आत्मविश्वास प्रबल रहता है। इमोशनल व फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरे समूह को रहती है तथा इससे अधिक संबंध व बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। हालांकि डिज़ाइंस में सीक्रेसी नहीं रह पाती है। प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन। जब एक बार क्लाइंट यह डिसाइड कर लेता है कि वह आपको काम दे रहा है तो वह वर्क ऑर्डर साइन कर ले और उसके क्रमबद्ध तरीके से प्रोजेक्ट को निष्पादित करने के लिए कार्यविधि अपनाई ले। किसी भी प्रोजेक्ट का उसके एग्जीक्यूशन का ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रोसीजर्स। आवश्यकताओं को नोट कर ले, साइट का नाप ले, लेआउट का प्लान बना ले, क्लाइंट को लेआउट प्लान दिखा दे और अप्रूवल ले ले। सम्मुख दर्शन व रंगीन पर्सपेक्टिव्स बना ले, इन्हें भी क्लाइंट को दिखाकर अप्रूवल ले ले। म्युनिसिपल परमिशन ले ले। यदि कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस हों, एनओसी व अन्य अनुमति ले लें। एक्स्ट्रा फीस को भुगतान को कंफर्म कर लें यदि आप आर्किटेक्ट हैं, अन्यथा एक आर्किटेक्ट को अपॉइंट कर लें और उसकी क्लाइंट के साथ में फीस और फाइनेंस डिसाइड कर लें। वर्किंग व डिटेल ड्राइंग्स बना लें एवं क्लाइंट के साथ कंफर्म करें। सामग्री का परिमाण कैलकुलेशंस क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन के साथ करें तथा अपना रफ एस्टिमेट बनाएं। विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर नोटिस भेजकर विभिन्न एस्टिमेशंस को प्राप्त कर लें। क्लाइंट के साथ फाइनलाइज करें, यानी आप अपने कॉन्ट्रैक्टर व क्लाइंट के बीच में रहने का कार्य शुरू करें। सामग्री व कार्यकुशलता को सुपरवाइज करें। कार्य हो जाने पर सर्टिफिकेट्स इशू करें। एसेसरीज व अपहोल्स्ट्री मटेरियल पसंद करें व खरीदें। कार्य खत्म होने पर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू करें। टेंडर फॉर अ प्रोजेक्ट। टेंडर का वैधानिक लीगल अर्थ होता है ऑफिस या प्रपोजल किसी नियम समय के अनुसार कार्य करने के लिए। टेंडर आर्किटेक्ट क्लाइंट द्वारा कॉन्ट्रैक्टर से कॉल किए जाते हैं। यह पूरे कार्य या पोस्ट वर्क ऑफ प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है। टेंडर के लाभ। निम्न कारणों के लिए इनवाइट किए जाते हैं। टेंडर इनवाइट करने के लिए अनेक कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडर्स भरते हैं, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सही कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव कर सकते हैं। मूल रूप से निविदा एक खुला निमंत्रण है जिसे कॉन्ट्रैक्टर को उसके मेरिट के आधार पर चुन सकते हैं।
बिना किसी दबाव या डर के। विभिन्न टेंडर सबमिट होने पर आपको अनेक एस्टिमेट्स मिल जाएंगे जो आपको आर्थिक आज़ादी प्रदान करते हैं। इससे क्लाइंट आर्किटेक्ट पर आर्थिक भार नहीं होता, क्योंकि उनके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वे कॉन्ट्रैक्टर को आने जाने व साइट का मुआयना व टेंडर प्रिपरेशन का खर्चा एक्सेप्ट करें। अप्रत्यक्ष रूप से आर्किटेक्ट की अनेक प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर से जान पहचान हो जाती है, जिसके बाद में वह आवश्यकता अनुसार उनसे काम ले सकता है। टाइप्स ऑफ टेंडर। टेंडर आमतौर पर 6 प्रकार में विभक्त होते हैं, जिनके बेसिक्स पर एस्टिमेट्स बनते हैं। आइटम रेट टेंडर, लेबर टेंडर, लमसम और प्रीफिक्स्ड टेंडर, लमसम और प्रीफिक्स्ड टेंडर विद आइटम रेट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज टेंडर, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फीस टेंडर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट टेंडर्स। Quantities and assets of contractor selected from tenders. एक वर्कशॉप होनी चाहिए जिसमें सभी आवश्यक टूल्स हों। उनके पास अनेक कारपेंटर व उनके हेल्पर्स हों। कार्य की क्वालिटी उत्तम हो। कारपेंटर्स के अनुसार सुपरवाइजन हो। टेलीफोन फैसिलिटी भी हो। कार्यशाला की लोकेशन शहर की सीमा में हो या बाहर हो। उसका कार्य के प्रति नॉलेज व उसकी दूसरों के प्रति आत्मनिर्भरता। उसके पास किसी प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कुछ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट से ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता है। आपसे पहले लिए गए प्रोजेक्ट की क्वालिटी व वैल्यूज़। अन्य प्रकार के मिसेलिनियस जॉब्स कॉन्ट्रैक्टर जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चर, टाइल फिक्सिंग, अपहोल्स्ट्री आदि के संबंध में उसका इंटेलिजेंट व अनुभव व कार्य करवाने का उसका तरीका। उसकी मार्केट में रेपुटेशन व क्रेडिट्स। उसका आम व्यवहार व टेम्परामेंट। सेलेक्टिंग द कॉन्ट्रैक्टर। सारणी में लिखे गए क्राइटेरिया से आप कॉन्ट्रैक्टर की कैपेसिटी तथा काबिलियत किसी कार्य को करवाने के लिए जज कर सकते हैं, और उसकी अधिक जानकारी के लिए कम से कम उसके द्वारा किए गए 3 प्रोजेक्ट्स का अवलोकन करके यह निश्चित कीजिए कि वह किस प्रकार की क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकेगा। एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर होने के लिए डिज़ाइनर्स की सिरदर्दी कम हो जाती है तथा कार्य अच्छे से संपादित हो जाता है। डिज़ाइनर के कुछ समय तक फील्ड में रहने पर यह एक अच्छी नीति साबित हो सकती है कि वह उसी कॉन्ट्रैक्टर के टेंडर आमंत्रित करवाए जो कि उसके लिए पूर्व में काम कर चुके हों। शुरुआत में जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जानते हो तो आप अपने जान पहचान वालों से मदद लेकर पूछ सकते हैं, अथवा सप्लायर से भी पूछ सकते हैं, या ट्रेड डायरेक्टरी से पता कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है टू इनवाइट ओपन टेंडर, जो कि न्यूज़पेपर या टेंडर पेपर के माध्यम से एडवर्टाइज करके किए जा सकते हैं। कंडीशंस टू इनवाइट अ टेंडर। टेंडर नोटिस द्वारा कम से कम 3 टेंडर मंगवाए जाने चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स को आखिरी दिनांक की जानकारी दी जानी चाहिए। मिनिमम 4 डेज़ या मैक्सिमम 7 डेज़ यह हो सकता है। टेंडर फीस अनुमानित 150 रुपये नॉन रिफंडेबल तथा 3000 रुपये का रिफंडेबल डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्टर से लेना चाहिए। 3000 सभी ड्राइंग्स प्राप्त होने पर रिफंड हो जाएंगे। उसे ड्राइंग्स आदि की डिलीवरी स्थान आदि के बारे में भी अलग से बता देना चाहिए। The estimate and the estimate sheets.
कॉन्ट्रैक्टर को एस्टिमेशन बनाने के लिए एस्टिमेट शीट दी जाती है। इस प्रकार की शीट भरवाने से आपको अनेक शीट्स भर जाती हैं। सभी की लागत एवं कंपेयर करना आसान हो जाता है। डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेशन या प्राक्कलन किसी भी प्रोजेक्ट के अलावा के पूरे अथवा कुछ भाग की पूरी लागत जानने का तरीका है। प्रोजेक्ट आंतरिक डिज़ाइनर या सजावट का हो सकता है। मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर द फ्रेमिंग एंड एस्टिमेट। निम्न प्रकार से प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता होती है। टेंडर नोटिस। एक टेंडर नोटिस जिसे व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है वे जनरल्स न्यूज़पेपर या टेंडर पेपर में छपते हैं। चेकिंग द टेंडर। सील्ड टेंडर क्लाइंट के सामने खोले जाते हैं जिससे उस प्रकार का शक एस्टीमेट को लेकर न हो तथा न ही छेड़छाड़ की संभावना हो। डिज़ाइनर्स द्वारा सभी टेंडर्स को एस्टीमेट फॉर्म सप्लाई किए जाते हैं और सभी आइटम्स यूनिफॉर्मली भरे जाते हैं तथा किसी को आइटम लेबर रेट के अंतर को एक नज़र में देखा जा सकता है। यदि किसी कॉन्ट्रैक्टर से कोई गलती की हो तो उसे उसी समय ठीक करवाया जा सकता है। कभी कभी जाने या अनजाने में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे कम एस्टीमेट होने की वजह से वह एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, परंतु बाद में इस बात पर संबंध खराब हो सकते हैं। अतः सभी रेट्स, टोटल्स, ग्रांड टोटल्स इत्यादि को पहले ही चेक कर लेना चाहिए। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस टू द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को पहले साइट पर जाना चाहिए तथा सभी ड्राइंग्स को ठीक प्रकार से देख लेना चाहिए। किसी विशेष आइटम के लिए उसे स्पेसिफिकेशन व विशेष कंडीशंस को समझ लेना चाहिए जिससे वह बेसिक कॉस्ट पर पहुंच सके। उसके पश्चात सामग्री, कन्वेंस चार्जेस, लेबर चार्जेस, परसेंटेज ऑफ एनवायरमेंटल और प्रोफाइल आदि को जोड़कर प्रॉफिट आदि को जोड़कर नेट प्रैक्टिस द्वारा उस पर किया जा सकता है। जो इस प्रकार है: मीटर स्क्वायर, लीनियर बाय टोटल प्राइसेस, एरिया रनिंग मीटर्स बाय टोटल प्राइसेस, लीनियर लेंथ इत्यादि। स्पेसिफिकेशन, स्पेशल कंडीशंस। निम्न प्रोजेक्ट्स में किसी एस्टीमेट की खास कंडीशंस की तरह मानना चाहिए। डेट ऑफ commencement of work, date of completion of work, liquidated demones ₹100 per day, minimum value of work done for the insurance of interior certificate ₹5,000. आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। दूसरी भाषा में आर्बिट्रेशन को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं: यह दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य एक कानूनी अनुबंध है जहां एक तृतीय पक्ष को नियुक्त किया जाता है जिसका कार्य दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों एवं गलतफहमियों को दूर करना होता है। उस पक्ष को आर्बिट्रेटर कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ आर्बिट्रेशन। यह कानूनी तो नहीं है परंतु कार्यवाही है। यह बहुत कम खर्चीला एवं कार्यवाही में कम समय लगने वाला है। इसकी मुख्य एक विशेषता यह भी है कि आर्बिट्रेटर के रूप में निपुण व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता है जिससे कि कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। सभी पक्षों के विवाद एक ही मीटिंग्स में एक साथ सुलझाए जाते हैं। रोल ऑफ एन एम्पायर। अगर दोनों पक्षों के दो आर्बिट्रेटर्स हैं तो एक एम्पायर नियुक्त किया जाता है। आर्बिट्रेटर्स की जिम्मेदारियों को बांट लेता है और उसके निर्णय अनुबंध से संबंधित सभी निर्णयों का समावेश किया जाता है, लेकिन उसका निर्णय सर्वमान्य होता है।
फीस ऑफ एक आर्बिट्रेटर ऑफ एंड एम्पायर। इनका शुल्क भुगतान पक्षों के द्वारा किया जाता है। यह पूर्व निर्धारित हो सकता है तथा 500 रुपये प्रति घंटा भी शुल्क निर्धारित किया जा सकता है। डिज़ाइनर एंड आर्बिट्रेशन। कोई भी व्यावसायिक उलझनों व कानूनी तकरारों के परिणाम स्वरूप देश को नुकसान ही होता है, इसलिए डिज़ाइनर को भी इन सभी झगड़ों से दूर होकर रहने की सलाह दी जाती है। यदि लिखित में सभी कार्यवाही की जाए तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना, वर्क ऑर्डर, एग्रीमेंट, ड्राइंग्स तथा स्पेसिफिकेशंस आदि तैयार करवाना और उसे सभी पक्षों से सिग्नेचर करवाया जाए तो लड़ाई झगड़े की नौबत बिल्कुल भी नहीं आती है। किसी भी तरह का एक्स्ट्रा काम करवाना हो तो पहले उसे क्लाइंट के साथ में डिस्कस कर लेना चाहिए। जो भी एस्टीमेट अनुबंधकर्ता द्वारा दिया गया है उसे क्लाइंट द्वारा कंफर्म करवा दिया जाता है और यदि संभव हो तो कार्य समाप्त होने पर कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत भुगतान कर देना चाहिए। इस तरह से आर्बिट्रेशन से संबंधित मुश्किलों को दूर किया जा सकता है। प्रोफेशनल बॉडीज एंड आर्बिट्रेशन। पश्चिम में आर्बिट्रेशन से संबंधित मामलों को पूर्व निर्धारित विचारों के आधार पर सुलझाया जाता है। इसके लिए प्रोफेशनल्स डिज़ाइनर्स का पैनल बनाया जाता है। इससे सभी तरह के झगड़े सुलझाए जाते हैं। इस पैनल को सभी डिज़ाइनर्स द्वारा अधिकृत ऑथराइज्ड किया जाता है तथा जो भी निर्णय होता है वही अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। भारत में इस तरह का कोई पैनल नहीं है। हमारे यहाँ IIID है। यहाँ सभी प्रोफेशनल्स अभ्यर्थियों द्वारा रिश्वत सिफारिश की जा रही है कि यहाँ पे भी इस तरीके का एक पैनल गठित किया जाना चाहिए। थैंक यू।